Hello students, hello and welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and as you all know that we are continuing a series for Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant. This is our fourth lecture with respect to job related awareness, and before this I have already given three lectures, that is about English and current affairs and computer. This is our fourth mock test, and after this fourth mock test I will be not compiling, but I will be bringing a new set of questions for whole syllabus mock test again, which I have done earlier also. ठीक है जी, जो मैंने पहले भी आपको दिया था होल सिलेबस का मॉक टेस्ट, उसके लिए दोबारा से अब एक बार फिर से नया मॉक टेस्ट बनाऊंगा होल सिलेबस का जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और चीज बतानी थी कि मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को पढ़ाने का मैंने अहद किया है कि मैं पढ़ाऊंगा। अहद क्या ही किया है, मतलब स्टेप लिया है कि मैं पढ़ाऊंगा। उसके लिए मैंने सिलेबस एनालिसिस डाला था यूट्यूब पर, तो उस पर भी रिव्यूज आए हैं। अब नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा बच्चे इंटरेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो मैं आपको कराऊंगा और आपको वीडियोस जो है वो ऑब्वियसली यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, और उनका जो भी कंटेंट पीडीएफ की शक्ल में जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ये जो भी मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, जो भी कंटेंट पढ़ाता हूँ सबका सब आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये जो जेकेपीएसआई वाला है इसको मैं जल्दी शुरू करने की कोशिश करूंगा, कल से करूं या परसों से करूं, इसको मैं जल्दी शुरू करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरू आज का। मैं आज बेटा 20 क्वेश्चंस लाया हूं, 20 क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 10 आएंगे लेकिन मैं यहां पर 20 लेकर आया हूं। ठीक है जी, तो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, या फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। किसको? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी, चलिए। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के किसी एक पर्टिकुलर जज की बात नहीं की गई है, सुप्रीम कोर्ट का माइक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अगर रेजिग्नेशन देना चाहता है, रिजाइन करना चाहता है अपनी सीट को, तो वो रिटर्न रेजिग्नेशन किसको लिखकर देगा? किसको वो अपनी रिटर्न रेजिग्नेशन लिखकर देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देगा, लॉ मिनिस्टर को देगा, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखकर वो क्या देगा? रेजिग्नेशन लिखकर देगा। हु राइट्स द जजमेंट और ऑर्डर डिक्टेटेड बाय द जज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। जब कोर्ट की लैंग्वेज में जज साहब कोई ऑर्डर या जजमेंट लिखाते हैं तो उस ऑर्डर या जजमेंट को कौन लिखता है? मतलब उसको राइट डाउन कौन करता है, उसको कॉपी कौन करता है, या फिर उसकी कॉपी कौन बनाता है जब जज साहब ऑर्डर या जजमेंट बोल रहे होते, हुक्म सुना रहे होते हैं? अहमद, नाजिर, स्टेनोग्राफर या रीडर? आंसर क्या आ जाएगा? स्टीनोग्राफर। स्टीनोग्राफर जो है ये शॉर्ट हैंड नोट्स में, शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। शॉर्ट हैंड मतलब जैसे हम लिखते हैं टू या ऐसे लिख देंगे, फॉर, ऑफ, द, इनका शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड से क्या करेंगे? ये शॉर्ट हैंड से नोट कर लेते हैं, बाद में उसको टाइप वाइप करवा लेते हैं। ठीक है जी, या कर लेते हैं। हु एक्ट्स एज अ लाइजन बिटवीन लोकल पुलिस स्टेशन, जेल अथॉरिटीज एंड द कोर्ट हैविंग द जुरिसडिक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। कोर्ट के दरमियान और जेल अथॉरिटीज होगी, पुलिस अथॉरिटीज होगी, पुलिस स्टेशन वगैरह हो गए, या फिर बाकी दूसरी अथॉरिटीज हैं, उनके बीच में लाइजन का काम कौन करता है? लाइजन का काम कौन करता है इनमें से? नाइब कोर्ट, प्रोसेस सर्वर, नाजिर या नोटा? नन ऑफ द अबव। बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा? नाइब कोर्ट। नाइब कोर्ट हर एक आप अदालत के अंदर देखेंगे एक छोटा सा कमरा पुलिस वालों को दिया गया होता है, वहां पुलिस वाले बैठे होते हैं। आपके गाड़ियों के चालान अगर होते हैं तो वहीं पर जाते हैं। ठीक है जी, लिक्विडिफिकेशन के लिए वहीं पर उन्हीं के पास जाते हैं, तो वो फिर जज साहब के सामने चालानों को पेश करते हैं। या दूसरा कोई क्रिमिनल केस हो गया, उसका चालान भी होगा तो वो भी उन्हीं के सामने जाता है, उन्हीं के पास जाता है, फिर उनके थ्रू जज साहब के पास जाता है, वहां पर फिर प्रोसिक्यूशन वगैरह भी आती है, जो भी है। ठीक है जी,
तो नाइब कोर्ट जो है क्रिमिनल केसेस में बहुत अहम रोल अदा करती है। मतलब क्रिमिनल केसेस की लगभग मैं कहूं तो बैकबोन है ये क्रिमिनल केसेस को चलाने के लिए। ठीक है जी, नाइब कोर्ट हर कोर्ट के अंदर होती है, हर एक अदालत के अंदर होती है। हु सर्व समन, समन कौन सर्व करता है जी? प्रोसेसर, ढाकिया, प्रोसेस सर्वर या नाजिर। कौन करता है जी समन सर्व? समन क्या होता है? तलबी। तलबी सब समन को उर्दू में क्या कहते हैं? तलबी, तलबी, तलबी। ठीक है जी, समन को उर्दू में क्या कहते हैं? तलबी कहते हैं। और तलबी का मतलब क्या होता है कि आपको तलब किया जाता है, आपको बुलाया जाता है कोर्ट में। क्या हो बेटा, हाजिरी लगा के जाओ, जज साहब ने आपको याद किया है। ठीक है जी, तो ये कौन करता है? सर्व। प्रोसेस सर्वर मतलब सर्व करता है, मतलब जिसको बुलाना होता है उस तक वो समन पहुंचाता है। तो ये काम कौन करता है? हमारा प्रोसेस सर्वर करता है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका होना जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? He should be a citizen of India. He should be a respected jurist in the eyes of parliament. He or she must be a judge in the high court for at least 5 years. He or she should be a lawyer in the high court at least 10 years. देखिए, ये भी है क्वालिफिकेशन, ये भी क्वालिफिकेशन में आता है, ये भी क्वालिफिकेशन में आता है। ठीक है, ये जो है ना कि आपने पार्लियामेंट के नजरों में आपने एक रिस्पेक्टेड जूरिस्ट होना है, ये क्वालिफिकेशंस में नहीं है। ये जरूरी नहीं है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। बाकी तीन चीजें जरूरी हैं, आपके पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनो। मतलब ये तीनों नहीं, ये दो या फिर ये दो, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा, जो भी होगा, मतलब ये तीनों है क्वालिफिकेशंस में आती हैं। ये एक चीज क्वालिफिकेशन में नहीं आती। आपको, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्लिमानी मेंबर के सामने या फिर पार्लियामेंट के सामने एक रिस्पेक्टेड जूरिस्ट हो। इस चीज का होना कोई जरूरी नहीं है, आपके अंदर बाकी चीजें होनी चाहिए। सीनियर सिविल जज इज ऑल्सो नोन है। सीनियर सिविल जज को और हम किस नाम से जानते हैं? सीनियर सिविल जज, याद रखना, डिस्ट्रिक्ट जज भी एक सिविल जज होता है बेटा, सब जज भी एक सिविल जज होता है। मुंसिफ, मुंसिफ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये सिविल जज होता है या क्रिमिनल जज होता है? ठीक है जी, मुझे बताइए। या फिर नोटा, डिस्ट्रिक्ट जज तो सिविल जज है, मतलब आपको पता ही है, वो डिस्ट्रिक्ट जज ही कहा जाता है सिविल जज को। अदरवाइज इसी डिस्ट्रिक्ट जज को जो है सेशन जज कहा जाता है ना। तो सीनियर सिविल जज किसको कहा जाता है? सब जज को। सब जज को सीनियर सिविल जज भी कहा जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट पास अ डेथ सेंटेंस? इनमें से कौन सा फर्द है जो डेथ सेंटेंस नहीं पास कर सकता है? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज या नन ऑफ द अबव? देखिए, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये दोनों डेथ सेंटेंस पास कर सकते हैं, मतलब ये किसी को सजाए मौत सुना सकते हैं। लेकिन सजाए मौत कब उस इंसान को दी जाएगी, एक सवाल है। सजाए मौत अगर, मतलब ये दोनों जज या फिर इनमें से कोई एक, ये दोनों दे सकते हैं, याद रखना, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है जी। जब ये दोनों जजेस किसी को भी सजाए मौत सुनाते हैं, तो फिर वो सजाए मौत का जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉकेट जो होता है, वो कहाँ जाता है? उसको हाई कोर्ट के पास भेजा जाता है कंसल्टेशन के लिए। अगर हाई कोर्ट उसके ऊपर मोहर लगा देगा कि भाई जो भी आप, जिस भी आदमी को आपने सजाए मौत दी है, आप उसको लटका दो फांसी पे, आप लुढ़का दो उसको। ठीक है जी, तो फिर उसको सजाए मौत दी जाएगी, अदरवाइज उस इंसान को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। तो मतलब क्या गया कहने का कि एडिशनल सेशन जज या सेशन जज अगर किसी को सजाए मौत देते हैं तो उनको ये सजाए मौत कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट से परमिशन एक हिसाब की लेनी पड़ेगी। लेकिन असिस्टेंट सेशन जज ऐसे हैं जो सजाए मौत दे ही नहीं सकते, ये 10 साल से ऊपर किसी को सजा नहीं सुना सकते, 10 साल से ऊपर ये किसी को सजा नहीं सुना सकते। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच लॉ इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया? इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए अगर लॉ बनाया जाता है, मैंने आपको ये बड़े विस्तार से लेक्चर्स में समझाया अच्छे से। ठीक है जी, अगर इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए कोई एक कानून बनाया जाता है तो उस कानून को क्या कहा जाता है? सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ? आंसर क्या आ जाएगा इसका? लोकल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है? जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाया जाए। प्रोसीजरल लॉ जो प्रोसीजर के लिए बनाया जाए कि कोर्ट में कैसे क्या होगा, स्टेप्स सारे, किसी केस के स्टेप्स जिसमें लिखे होंगे, प्रोसीजर लिखा होगा, कोई केस कैसे लड़ना है, फिर किसी केस का कैसे सिस्टम चलेगा। तो सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? जो सारी लॉज को कवर करता है ना, जो मेन लॉ कह सकते हैं ना। विच इज एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी
टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कौन सा ऐसा ऑफेंस है इनमें से जिसके लिए पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है विदाउट वारंट उस इंसान को अरेस्ट करने की जिसने वो क्राइम किया होगा? इनमें से कौन सा वो क्राइम है, मतलब कौन सा वो क्राइम है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती? सिंपल सी बात है, बताइए। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, हीनियस क्राइम या नन ऑफ द अबव? यहाँ ऑफेंस लगा दीजिए आगे, ठीक है जी, यहां भी लिख दिया ऑफेंस, ठीक है जी, देसी कर्फ्यू है मेरी। तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है बेटा? जिसमें आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। हीनियस क्राइम हो गया जबरदस्त खतरनाक वाला जुर्म, किसी का कत्ल कर देना, सिर फाड़ देना, टांग काट देना, मुंह फाड़ देना, ठीक है जी, ये होते हैं हीनियस क्राइम, जहां सीरियस क्राइम होता है। तो सीरियस क्राइम, ये हीनियस क्राइम भी किस में आ जाता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाता है। नोटा तो आंसर नहीं है इसका, आंसर क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, आंसर क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें आपको पुलिस विदाउट वारंट पुलिस आपको विदाउट वारंट क्या कर सकती है? ये क्या है, चल क्यों नहीं रहा है? पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। डैश ऑथोराइजेस स्पेसिफिक एक्शन सच एज एन अरेस्ट, सर्च और सीजर। इनमें से बताओ कौन सी चीज है, ये सीजर ऊपर होना चाहिए था बेटा इसके साथ, नीचे आ गया। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको परमिशन दे देती है, जो आपको ये अथॉरिटी दे देती है, आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, किसी मतलब कहीं पर भी जाकर तलाशी ले सकते हो, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, या कोई भी चीज सीज कर सकते हो। सीज करना मतलब जब्त कर लेना, मतलब उसको पकड़ लेना, पास में रख लेना उस चीज को। बताइए जी, समन, वारंट, दस्ती समन या पैरोल? आंसर इज वारंट। बेल इज डैश, इनमें से बताइए बेल की कौन सी डेफिनेशन है? पढ़िए इसको। द टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ prisoner in exchange for security that the prisoner will appear in a court at a later time. The permanent release of a prisoner in exchange for security that the prisoner will appear in a court at a later time. अच्छा, यहाँ पर टेम्परेरी रिलीज है, मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ परमानेंट रिलीज है, ये डिफरेंस है। द टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ prisoner in exchange of a security that prisoner will not appear in a later time, ये भी एक डिफरेंस है। द परमानेंट रिलीज ऑफ अ prisoner in exchange for a security that the prisoner will not appear in a court at a later time। देखिए, बेल तो आपको सबसे पहले पता है कि परमानेंट रिलीज नहीं है, बेल क्या है? आरजी रिलीज आपको दिया जाता है, तो परमानेंट वाले दोनों क्रॉस, ठीक है जी। अब इन दोनों में मवाद है कि बेल टेम्परेरी रिलीज है, लेकिन बेल का मतलब क्या है कि जो प्रिजनर है या फिर जो अक्यूज्ड है, उसको कोर्ट में किसी भी वक्त जब मदऊ किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो कोर्ट में आएगा, या फिर जब बेल दी जाती है उसी वक्त डेट मुकर्रर की जाती है कि इस डेट को आपने कोर्ट में हाजिर होना है, ठीक है जी। तो वही होता है टेम्परेरी रिलीज। तो आपको टेम्परेरी रिलीज के साथ साथ क्या करना है? आपने अपियर होना है कोर्ट में पर्टिकुलर डेट पे। तो ये विल नॉट अपियर का तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आपको कोर्ट बोलेगी आप कोर्ट में नहीं आना और आपकी टेम्परेरी रिलीज है, तो फिर टेम्परेरी रिलीज कहां से है? तो आंसर ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? एक ऐसा टेम्परेरी रिलीज होता है जिसमें कोर्ट आपको बोलती है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे या फलां दिन आपने कोर्ट के अंदर हाजिर होना है, ठीक है जी। ए डैश इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट एन एक्ट और फैक्ट स्पेशली इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो कोई एविडेंस देता है या फिर कोई फैक्ट बताता है कोर्ट ऑफ लॉ को, उसको हम क्या कहते हैं? विटनेस कहते हैं, प्लेंटिफ कहते हैं, कंप्लेनेंट कहते हैं, रिस्पोंडेंट कहते हैं। यहाँ पे एंड डाल देना। प्लेंटिफ क्या कहते हैं जी? उसको हम क्या कहते हैं? विटनेस कहते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है जी, जो गवाही देता है कोर्ट में आके, एविडेंस देता है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस इज कॉल्ड, विटनेस की स्टेटमेंट को और हम क्या कहते हैं? विटनेस की स्टेटमेंट को और क्या कहा जाता है? रिटन स्टेटमेंट, रिस्पॉन्स, टेस्टिमनी या सेट ऑफ, ये तो सबको पता होना चाहिए। विटनेस जो भी स्टेटमेंट कोर्ट में देता है, जो भी गवाही देता है, उसको हम टेस्टिमनी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द इनिशियल क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड देम इज कॉल्ड। जब भी एक विटनेस को कोई पार्टी बुलाती है, मान लीजिए ए ने विटनेस को बी के खिलाफ बुलाया, ए ने विटनेस को बी के खिलाफ बुलाया, ठीक है जी। ए का वकील एक्स है, बी का वकील
वही है, जब ये एक्स विटनेस से सवाल करेगा, पहले क्या होता है, जो विटनेस बुलाता है वो सवाल करता है, ठीक है जी। जब एक्स विटनेस से सवाल करेगा, मतलब ए का वकील जब विटनेस से सवाल करेगा, तो उस सवाल जवाब को हम क्या कहेंगे? एग्जामिनेशन कहेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे, या रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कहेंगे? क्या कहेंगे? एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे। ए फॉर्मल ऑर्डर दैट डिटरमाइंस राइट ऑफ द पार्टी एंड इन्फोर्सेस द जजमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा ऑर्डर जो पार्टीज के राइट बताता है और जजमेंट को इन्फोर्स करता है, तो उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? जजमेंट कहते हैं, डिक्री कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, या वर्डिक्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? हम डिक्री कह देते हैं, डिक्री कह देते हैं, ठीक है जी। थक गया है। क्या कह देते हैं इसको? हम डिक्री कह देते हैं, ठीक है जी। ए परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन इज आल्सो नोन एज। परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन को क्या कहा जाता है? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या होता है? स्टे। मैंने आपको समझाया लेक्चर में अच्छे से। तो परमानेंट, जब कोई भी स्टे एब्सोल्यूट हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परपेचुअल इंजंक्शन कहते हैं, जजमेंटल इंजंक्शन कहते हैं, मॉनिटरल इंजंक्शन कहते हैं, रेमेडियल इंजंक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? परपेचुअल इंजंक्शन। देखिए मैंने आपको तीन नाम बताए, एक एब्सोल्यूट स्टे, ठीक है जी, एक परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजेक्शन और एक परपेचुअल इंजेक्शन। तीन नाम है एब्सोल्यूट स्टे के। जब कोई स्टे परमानेंट हो जाता है, तीन नाम है। अगर कोई स्टे परमानेंट नहीं होता, उसको इंटरिम स्टे कहते हैं, या उसको सिंपली स्टे भी कहते हैं, या उसको प्रोहिबिटरी इंजेक्शन कहते हैं, परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजेक्शन नहीं कहते हैं। ये चीज नोट कीजिएगा। द क्लेम मेड बाय ए डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज इन अ लॉ सूट इज कॉल्ड। अगर कोई भी क्लेम डिफेंडेंट करता है, अगेंस्ट, यहां टी डाल दीजिए, अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन ए लॉ सूट। अगर किसी भी लॉ सूट में, अगर कोई भी सिविल केस है, लॉ सूट क्या होता है? सिविल केस। अगर कोई भी सिविल केस में डिफेंडेंट प्लेंटिफ के खिलाफ कोई क्लेम करता है, डिफेंडेंट कहता है कि मेरा प्लेंटिफ, जो जिसने केस किया उसके खिलाफ वो के मतलब क्लेम कर लेता है जिसके खिलाफ उसने केस किया होता है। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ केस किया, ए ने बी के खिलाफ केस किया, ए बन गया प्लेंटिफ, बी बन गया डिफेंडेंट। अब क्या है, डिफेंडेंट जो है बी, डिफेंडेंट कोई क्लेम कर लेता है ए की तरफ, कहता है कि भैया ए ने मेरे 10 लाख रुपए देने, पहले वो 10 लाख रुपए लाए, फिर ये नया केस करे, फिर देखेंगे हम, ठीक है जी। तो उस क्लेम को क्या कहते हैं? रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, या फिर स्पेशल क्लेम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा काउंटर क्लेम। जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ से कोई क्लेम करता है उसको हम काउंटर क्लेम कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, debtor of a judgment debtor whose debt is attached by the court, dash debtor of a judgment debtor, सॉरी यहां पर इज लिखिए, यहां पर इज आएगा। जजमेंट डेप्टर का भी कोई डेप्टर है। देखिए अब क्वेश्चन समझाता हूं। ए ने बी के खिलाफ केस किया और अदालत ने ये हुक्म दिया और ये चीज साबित हुई कि बी ने ए के 10 लाख रुपए देने। कितने? 10 लाख। बी उठेगा, बोलेगा सर जी मैं तो हूं फकड़ गरीब, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन मैंने भी सी से 15 लाख रुपए लेने थे। तो आप एक काम कीजिए, सी से जाकर आप क्या कर लीजिए, ये 10 लाख रुपए लेकर ए को दे दीजिए, या फिर सी से क्लेम कर लीजिए कि वो 10 लाख रुपए ए को दे दे, ठीक है जी। और ये चीज प्रूव भी होगी, सी के पास पैसे हैं। तो बी क्या है यहां पर? जजमेंट डेटर है ना, इसके खिलाफ जजमेंट आई है। जजमेंट डेटर का भी जो डेटर होता है, मतलब जजमेंट डेटर से तो हमने पैसे लेने हैं, लेकिन इसने भी जिससे आगे पैसे लेने हैं, इसका भी जो कोई मकरूज है, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्सन कहते हैं, गार्निशी कहते हैं, स्टॉकर कहते हैं, या फिर स्टनर कहते हैं। तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम गार्निशी कहते हैं, ठीक है जी। डैश इज रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिशियल प्रोसीडिंग ऑफ हियरिंग इन द कोर्ट। ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स का जो रिकॉर्ड होता है कोर्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? रिव्यू कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं, लोकस स्टैंडाई कहते हैं, या फिर रेफरेंस कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, ये हो गया आज का हमारा सेशन खत्म। अब मिलेंगे होल सिलेबस मॉक टेस्ट में, और उसके अलावा क्या कहते हैं इसको, JKPSI जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को लेकर, ठीक है। बाकी भी सब्जेक्ट्स अगर कोई भी राजी होता है, कहीं से भी कोई मेरा जुगाड़ बनता है कोई, तो मैं आपको अपने YouTube चैनल पे किसी और टीचर के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए थैंक्स अ लॉट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। ये जो आप
लाइव में ना आप ये अभी भी बच्चे देख रहे हैं तो लाइव में वो करते हैं कमेंट, तो लाइव में कमेंट करने से बेहतर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।